स्टार्ट करेंगे SK20 और इंशाल्लाह इन लेक्चर्स में मैं कोशिश करूँगा कि अगर आप इनको एक दफ़ा देख लें तो यू विल रिमेंबर मोस्ट ऑफ इट। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी विल बिगिन। अच्छा, a horse rider falls and scratches some days ago presented with locked jaw and spasm due to tetanus toxin। तो विच इज़, अब ये पूछ रहे हैं कि टेटनस टॉक्सिन आपके साथ कौन सा टाइप ऑफ टॉक्सिन है। ठीक है, तो अगर आपको ऑप्शन में एक्सोटॉक्सिन मिल रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल गो विद एक्सोटॉक्सिन। अगर आपको एक्सोटॉक्सिन नहीं मिल रहा देन यू विल गो विद न्यूरोटॉक्सिन। तो यहाँ पे एक्सो नहीं है, वी विल गो विद न्यूरोटॉक्सिन। ठीक है, तो दिस इज़ न्यूरोटॉक्सिन। अच्छा, पेशेंट प्रेजेंटेड विद respiratory symptoms, drug given, what does the drug inhibit। तो अच्छा, अभी पेशेंट को जो है रिस्पायरेटरी सिम्टम्स हैं, उसको आपने एक ड्रग दी। ये ड्रग आपके साथ क्या चीज़ इनहिबिट करेगी? तो ये एड्स पेशेंट में मोस्ट कॉमनली पेशेंट को होता है नमूनिया। ठीक है, तो उसके लिए हम देते हैं ट्राइमेथोप्रिम सल्फामेथोक्साजोल। वो चीज़ क्या करता है, TMX, SMX और TMX जो है, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। ये आपके साथ फॉलिक एसिड को इनहिबिट करता है और वो आपके साथ DNA सिंथेसिस में फॉलिक एसिड यूज़ होता है। तो ये एड्स पेशेंट है, रिस्पायरेटरी सिम्टम्स एड्स का मतलब है कि नीमोसिस्टिक नमूनिया है और उसको आपने कौन सा ड्रग आपने उसको ड्रग दिया, वो आपके साथ DNA को इनहिबिट करेगा। ठीक है, तो द आंसर इज़ सी। इन्होंने यही चीज़ यहाँ पे लिखी है। ठीक है, फिर उसके बाद है पोलीसेकेराइड एंटीजन कॉन्जुगेटेड टू इंक्रीज्ड इम्यूनिटी विद वैक्सीन। ऐसा कौन सा पोलीसेकेराइड एंटीजन है जिसको आप कंजुगेट करोगे तो आपके साथ इंक्रीज्ड इम्यूनिटी होगी? तो जो मेनिनजोकोकल है दैट इज़ अ कंजुगेटेड टाइप ऑफ वैक्सीन। ठीक है, तो इसमें मेन वर्ड है कंजुगेटेड। तो कंजुगेटेड में आपके साथ आता है मेनिनजोकोकल। ठीक है, अभी इसके बाद है अब वो 6 months बेबी डायग्नोज्ड विद वूपिंग कफ, ड्रग गिवन फॉर दिस इज़। तो वूपिंग कफ के लिए हम कौन सा ड्रग देते हैं? इसमें हम देते हैं एरिथ्रोमाइसिन, ऑप्शन नंबर बी एरिथ्रोमाइसिन। ठीक है, ये आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी एरिथ्रोमाइसिन। तो इनिशियली मैं आपके लिए आंसर हाइड करता हूँ ताकि आप वीडियो को पॉज करके ख़ुद ही इसको आंसर कर सकें। ठीक है, बाद में नीचे मैं आऊँगा तो आपको की भी दिखाऊँगा। चलो, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट which vitamin other than folate is thought to be responsible for neural tube defects। ऐसा कौन सा विटामिन है जो फोलेट के अलावा आपके साथ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स करता है? तो जब आपके साथ विटामिन ए की एक्सेस हो जाए इट कॉजेज न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। ठीक है, अ पेशेंट has congenital structure of aorta with post-valvular stenosis, which cell layer involved। तो इसमें एक पेशेंट को कॉन्जेनिटल स्ट्रक्चर है एओर्टा का, उसके बाद पोस्ट वल्वर स्टिनोसिस हुई है, तो इसमें आपके साथ इलास्टिन लेयर इन्वॉल्व होता है। ठीक है, कौन सा लेयर इन्वॉल्व होगा? इलास्टिन लेयर विल बी इन्वॉल्व। ठीक है, अभी जिस क्वेश्चन के साथ मुझे थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन याद आएगी तो मैं इंशाल्लाह उसमें आपके लिए सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा। लेकिन ये एमसीक्यूज़ बार बार रिपीट होते हैं तो आप इस वीडियो को भी देखें, इट्स गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। ओल्ड एज पेशेंट है, वो आया और उसको ट्रॉमा हुई है ड्यूरिंग ऑपरेशन, कंटिन्यूस ब्लीडिंग है, बेसलाइन कोगुलेशन प्रोफाइल उसका डिरेंज्ड है, पीटी एपीटीटी वगैरह, फाइब्रिनोजन भी उसका रेज्ड है, प्लेटलेट काउंट उसका लो है, ऑन इंक्वायरी हिस्ट्री ऑफ ब्रूजेस सिंस 6 months, नो अदर एबनॉर्मेलिटी। तो ये क्या चीज़ है? अच्छा, अभी पेशेंट आया है, उसको ट्रॉमा हुआ है, कंटिन्यूस ब्लीडिंग है, उसका जो कोगुलेशन प्रोफाइल है वो डिरेंज्ड है। ठीक है, तो ये कोगुलेशन प्रोफाइल में आपको जो पिक्चर नज़र आ रही है ये है DIC की पिक्चर। ठीक है, उसके अलावा जो है हिस्ट्री ऑफ ब्रूजेस भी है। ठीक है, 6 months और नो अदर एबनॉर्मेलिटी। तो द आंसर इज सेप्सिस एंड DIC, ऑप्शन ए। Obese patient presented with myxedema, thenar wasting and loss of sensation on lateral palmar aspect
ड्यू टू, अच्छा अभी ओबीस पर पेशेंट है उसको मैक्सिडीमा हुआ है, तिनार वेस्टिंग भी है, लॉस ऑफ सेंसेशन ऑन द लैटरल पाल्मर एस्पेक्ट है। तो ये आपके साथ क्या चीज़ हो गई, दिस इज़ बिकॉज ऑफ कार्पल टनल सिंड्रोम। क्यूबिटल टनल सिंड्रोम में आपके साथ अल्नर नर्व इन्वॉल्व होती है, ठीक है। वी ई जी एफ इनहिबिटर ये आप किस में दे सकते हो, तो वी ई जी एफ इनहिबिटर कैन बी गिवन इन ट्रीटमेंट ऑफ, it can be given in the treatment of नॉन स्मॉल सेल कार्सिनोमा, इसमें हम देते हैं वी ई जी एफ आर इनहिबिटर, ठीक है। अभी उसके बाद आते हैं पेशेंट प्रेजेंटेड विद राइट हाइपोकॉन्ड्रियम पेन फॉर कोलिसिस्टाइटिस इंक्लूड, ठीक है। तो इसमें आपके साथ T7 to T9 है, ठीक है, T7 to T9। तो कोलिसिस्टाइटिस के लिए क्या है T7 to T9। अच्छा, रिगार्डिंग फैट एम्बोलिज्म व्हाट इज़ करेक्ट, तो फैट एम्बोलिज्म ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करेगा, इसमें डिफरेंट ऑप्शंस हैं। समटाइम्स यहाँ पे लिखा होता है कैन ऑकर आफ्टर 12 आवर्स, तो फिर आपने एक करेक्ट करना है। समटाइम्स इन्होंने आपके लिए लिखा होता है कि फेटल इन ओवर 80% ऑफ द केसेस, ये इन्होंने वहाँ पे चेंज किया होता है फेटल इन ऑलमोस्ट 80%, तो ऑलमोस्ट नहीं लिखना, ओवर 80% ऑफ केसेस है, ठीक है। तो ये दो ऑप्शन, या एक और ऑप्शन आता है स्केलेटल मसल के बारे में, तो वो आगे आएगा, वो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। तो इसका आंसर है फेटल इन ओवर 80% ऑफ द केसेस, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अभी पेशेंट विद क्लिनिकल सिम्टम्स ऑफ कुशिंग सिंड्रोम, द डॉक्टर थॉट दैट द प्रॉब्लम इज़ एट द लेवल ऑफ रिसेप्टर, ठीक है। पेशेंट को कुशिंग सिंड्रोम है, डॉक्टर को लग रहा है कि प्रॉब्लम आपके पास लेवल ऑफ रिसेप्टर पे है। तो कोर्टिसोल का रिसेप्टर आपके साथ किधर लोकेटेड होता है, कोर्टिसोल का रिसेप्टर इज़ लोकेटेड इन साइटोप्लाज्म C4, कुशिंग सिंड्रोम C4 साइटोप्लाज्म, ठीक है। चाइल्ड इज़ एजिटेटेड विथ कोर्स फीचर्स हैविंग एडेमा एंड एसाइटीज़, ठीक है। व्हाट इज़ द अंडरलाइंग कॉज, तो इसमें अंडरलाइंग कॉज आपके साथ क्या होगा, इसमें अंडरलाइंग कॉज आपके साथ होगा डिफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन इन डाइट लीडिंग टू हाइपोप्रोटीनीमिया, डिफिशिएंसी ऑफ कैलोरी इन डाइट लीडिंग टू हाइपोएल्बुमिनीमिया, इंक्रीज प्रोटीन इनटेक, डिक्रीज लिपिड इनटेक, ठीक है। तो मेनली आपके साथ ये जो है एजिटेटेड है, कोर्स फीचर्स है, एडेमा एसाइटीज़ है, ठीक है, कि वह श्योरकर की तरफ जा रहा है, ठीक है। उसमें आपके साथ प्रोटीन की डिफिशिएंसी होती है और दैट लीड्स टू हाइपोप्रोटीनीमिया। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। 20-year-old patient presented with cough and dyspnea, which of the following is supportive of asthma, ठीक है। तो इसमें supportive of asthma क्या होगा, FEV1 less than 12% reversible with bronchodilator, FEV1 reversible 12% with bronchodilator, FEV1 reversible more than 20% with bronchodilator, और FEV1 remain the same after bronchodilator। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपने ना ही बिलो और ना ही अबव लिखना है, ये सिर्फ 12% है, ठीक है। तो इसमें FEV1 इज़ रिवर्सिबल 12% विद ब्रोंकोडाइलेटर, ठीक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। अभी आते हैं 15, अ पेशेंट हैड इंजरी टू द एक्सिला, पेशेंट कैंट एक्सटेंड, तो इसमें आपने इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है, कैंट एक्सटेंड की बात, हिज थंब एंड लॉस ऑफ सेंसेशन ओवर द डॉर्सम ऑफ द थंब, तो डॉर्सम की बात भी आ गई, एक्सटेंशन भी नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये रेडियल नर्व का काम है। इंडेक्स नर्व डैमेज कौन सा है, दिस इज़ अ फंक्शन ऑफ रेडियल नर्व, ऑप्शन नंबर सी। पेशेंट विद स्ट्रोक हैविंग वीकनेस इन द लेफ्ट लेग एंड फुट, ठीक है। अभी उसका लेफ़्ट लेग इन्वॉल्व हो गया, तो लेग में आपके साथ एंटीरियर सेरेब्रल का होता है, अपर लिम में MCA होगा, ठीक है। अपर लिम में MCA होता है, लोअर लिम के साथ जो एसोसिएटेड होता है दैट इज़ ACA, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ बी, ACA। A 2-year-old child with history of recurrent fracture without trauma, same history in other members of the family, what is the inheritance pattern of this disease,
ठीक है। तो ये आपके साथ जो है रिकरेंट फ्रैक्चर हो रहे हैं, उसको ऑस्टियोजेनिक इम्परफेक्टा की तरफ जा रहा है, तो वो आपके साथ एक ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है। तो दिस इज़ बी, ऑप्शन बी। वायरस ट्रांसमिटेड बाय ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। तो इसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन में आपने क्या करना है कि इसका एक निमोनिक है CBC। तो अगर आपको CMV नज़र आता है, पहले आप वो करेक्ट करो, फिर उसके बाद बी है हेपेटाइटिस बी, फिर उसके बाद सी है, दैट इज़ हेपेटाइटिस सी। तो ट्रांसमिटेड बाय ब्लड ट्रांसफ्यूजन में CMV नहीं है, तो आपने हेपेटाइटिस बी के के लिए जाना है। द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन नंबर बी। ये इन्होंने अब यहाँ पे लिखा भी है CBC, ठीक है। तो आप इसको CBC से याद रखो। पहले साइटोमेगेनो वायरस है, फिर उसके बाद हेपेटाइटिस बी और फिर हेपेटाइटिस सी। अच्छा, 8 month old बेबी बॉय हैज़ हिस्ट्री ऑफ रिपीटेड अटैक्स ऑफ साइनोसाइटिस, rhinitis, diarrhea, and 2 episodes of pneumonia. On investigation, his B lymphocytes are reduced with deficiency of all type of globulins. अभी इस क्वेश्चन में आप देखें तो डिफिशेंसी ऑफ ऑल टाइप ऑफ ग्लोब्यूलिन, तो मतलब कोई भी ग्लोब्यूलिन नहीं है, ठीक है। तो ए गैमा ग्लोबिनिनिया का क्या मतलब है? ए जब आ जाता है इसका मतलब कि देर इज़ नो ग्लोब्यूलिन, ठीक है। बाकी ए गैमा ग्लोब्यूलिनीमिया जो है वो आपके साथ एक एक्स लिंक डिजीज़ है, तो दिस इज़ ऑप्शन नंबर सी, ए एक्स लिंक ए गैमा ग्लोबिनीमिया। फिर उसके बाद A 20-year-old female presented with primary amenorrhea. ये बहुत important point है। On examination, breast developed with sparse axillary hair and vagina present. On ultrasound, absent ovaries and uterus. तो अगर आपको जब भी अल्ट्रासाउंड पे absent ovaries और uterus मिले तो you will go for androgen insensitivity syndrome। अगर सेम सिनेरियो होता लेकिन अल्ट्रासाउंड की ये बात नहीं की होती इन्होंने कि एब्सेंट ओवरीज एंड यूट्रस, पर यू कैन गो फॉर ऑप्शन नंबर ए जो है कॉन्जेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया, ठीक है। तो इसमें जो जब आपको अल्ट्रासाउंड पे एब्सेंट ओवरीज और यूट्रस नज़र आएंगी तो वो है एंड्रोजन इंसेंसिटिविटी सिंड्रोम। अच्छा, पेशेंट ऑफ ब्रेस्ट कार्सिनोमा ऑन इन्वेस्टिगेशन मेट सीन इन द पेरिटोनियम, लिवर एंड ओवरीज, ठीक है। अभी ब्रेस्ट कार्सिनोमा हुआ है पेशेंट को और उसमें मेट्स आपको नज़र आ रहे हैं पेरिटोनियम में, लिवर में, ओवरीज में, ठीक है। तो इसका जो रूट ऑफ स्प्रेड ये आपसे पूछ रहे हैं, तो ब्रेस्ट कार्सिनोमा आपके साथ वीनस कनेक्शंस के थ्रू स्प्रेड होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, वीनस कनेक्शंस के थ्रू ये आपके साथ स्प्रेड होता है। दिस इज़ ऑप्शन नंबर सी, वीनस कनेक्शंस, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं पेशेंट हाइपरटेंशन है, हैज़ इंक्रीज GFR, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर इंक्रीज GFR? तो इंक्रीज GFR आपके साथ क्यों होगा? जब आपके साथ इंक्रीज ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ये ठीक लग रहा है, इंक्रीज ग्लोमेरुलर ऑनकोटिक प्रेशर, तो ये आपके साथ गलत लग रहा है, ठीक है। इंक्रीज बोमेन कैप्सूल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ये भी नहीं है। डिक्रीज लिम्फेटिक फ़्लो, तो इसमें भी आपके साथ GFR डिक्रीज़ होता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपके साथ ए बन रहा है, ठीक है। पेशेंट को हाइपरटेंशन है, ठीक है। तो हाइपरटेंशन में उसका GFR क्यों इंक्रीज़ होता है? जब आपके साथ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वहाँ पे इंक्रीज़ होती है तो उसके वजह से आपके साथ GFR इंक्रीज़ होता है। तो द करेक्ट आंसर इज़ ए। A young patient presented with sore throat, fever, and goiter. On examination, his throat was congested, fever was 102, and goiter was observed. Labs showed TSH down, T3, T4 normal. ठीक है। What drug will you prescribe? अच्छा, अभी ये जो है इसमें पेशेंट को सोर थ्रोट हुआ है, फीवर है, गॉइटर है, ठीक है। एग्जामिनेशन पे आपको कंजेस्टेड थ्रोट नज़र आ रहा है, फीवर उसका 102 है, गॉइटर भी आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। फिर लैब में आपको TSH डाउन, T3 T4 नॉर्मल, तो ये सब क्लिनिकल थायरॉयडाइटिस है। लेकिन अगर इसके साथ आपको गॉइटर आ जाए तो ये वो डीकरवेनियन की तरफ जाता है, ठीक है।
तो इसमें फिर यू शुड गो फॉर को एमोक्सिक्लेव। इनका जो एक्सप्लेनेशन इन्होंने यहाँ पे दिया है दैट इज़ नॉट प्रॉपरली करेक्ट। ये कह रहे हैं कि इसमें एक्यूट फेरेंजाइटिस हुआ है जिसको आप को एमोक्सिक्लेव दे सकते हो, TSH लो है। ठीक है, तो ये सब क्लिनिकल हाइपरथायरॉयडिज्म सेकेंडरी टू सिस्टेमिक इलनेस। ठीक है, तो ये भी ठीक हो सकता है, लेकिन द मेन थिंग इज़ कि इसमें आपके साथ सब क्लिनिकल थायरॉयडाइटिस हुआ है। ये सिनेरियो जो है सब क्लिनिकल थायरॉयडाइटिस की है, उसमें हम देते हैं को एमोक्सिक्लेव। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग हैज़ हाईएस्ट बायोअवेलेबिलिटी व्हेन गिवन ओरली। तो ऐसा कौन सा ड्रग है जिसको आप ओरली दोगे उसकी हाईएस्ट बायोअवेलेबिलिटी होगी। ठीक है, तो इसका जो की में ऑप्शन है इन्होंने यहाँ पे लिखा है प्रोपेनोलोल। ठीक है, लेकिन आई थिंक दिस इज़ इनकरेक्ट, दिस शुड बी नाइट्रोग्लाइसिरीन। ठीक है, और एस के में जो इनकरेक्ट एमसीक्यूज़ हैं उनकी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, तो आप उसको काइंडली देख लें। तो उसमें जो जो आंसर्स गलत है वो मैंने वहाँ पे आप लोगों के लिए अवेलेबल किए हैं। ठीक है, तो इसमें आप नाइट्रोग्लाइसरीन याद रखें जिसकी हाईएस्ट बायोअवेलेबिलिटी होती है। ठीक है, तो आप इसको फिर काइंडली रेटा में देख लें। अच्छा, ग्लूकोज इज़ एब्जॉर्ब्ड इन द पीसीटी थ्रू। ठीक है, तो पीसीटी में आप ग्लूकोज किस तरह एब्जॉर्ब करते हो, वो आप एब्जॉर्ब करते हो थ्रू सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो अभी इसका जो एक्सप्लेनेशन है दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो इसमें आपने सिमिलर चीज़ें याद करनी है। ठीक है, सिमिलर चीज़ें क्या है कि ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन थ्रू फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होती है। ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट टू प्लेसेंटा वो भी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होती है थ्रू फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अगर ग्लूकोज या अमाइनो एसिड की बात की हो थ्रू द रीनल ट्यूब्यूल्स तो उसमें सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट आता है। क्लोराइड यूरिया की बात हो तो उसमें आपने पैसिव डिफ्यूजन लिखना है। ऑक्सीजन टेकन अप बाय द लंग्स या लोकल एनेस्थीसिया की बात हो तो उसमें सिंपल डिफ्यूजन इज़ ग्रेटर देन पैसिव डिफ्यूजन। ये बातें इन्होंने यहाँ पे दोबारा रिपीट की है। ठीक है, अच्छा, अभी इसके बाद है पेशेंट प्रेजेंटेड विद आउटवर्ड डेविएशन ऑफ द राइट आई, विच ऑफ द फॉलोइंग नर्व इज़ डैमेज्ड। तो इसमें आउटवर्ड एबडक्टेड पोजीशन जो है और सेम साइड, ठीक है, सेम साइड जो है वो आपके साथ ऑक्यूलोमोटर होती है। ठीक है, तो इसमें एक फार्मूला है सेम ऑपोजिट सेम। 3 4 6 नर्व्स हैं, तो 3 और 6 सेम साइड पे होते हैं और जो ट्रॉक्लियर है वो ऑपोजिट साइड पे होता है। ठीक है, तो सेम ऑपोजिट सेम। अब यहाँ पे राइट आई है और आउटवर्ड एडक्टेड डेविएशन है। ठीक है, तो ये ऑक्यूलोमोटर का काम है और सेम साइड पे, तो दैट इज़ राइट ऑक्यूलोमोटर। ठीक है, फिर माइट्रल वॉल्व ओपन्स इन विच फेज ऑफ द कार्डियक साइकिल। माइट्रल वॉल्व आपके साथ कब ओपन होता है, तो ये आपके साथ होता है एट द एंड ऑफ आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज। ठीक है, उसमें आपके साथ माइट्रल वॉल्व क्लोज होता है। अच्छा, अभी आते हैं ट्रू रिगार्डिंग एपिनेफ्रीन। तो एपिनेफ्रीन के बारे में क्या चीज़ ट्रू है अमंग द फॉलोइंग। ठीक है, आप इसको यहाँ पे पॉज करके ऑप्शंस रीड कर सकते हैं। ठीक है, मैं डायरेक्टली आऊँगा आंसर पे ताकि आप लोगों को ये आंसर्स याद रहें। ठीक है, एस के इज़ ऑल अ गेम ऑफ कंसिस्टेंट रिविजन। आपने इसमें बार बार रिविजन्स करनी है। ठीक है, बिफोर गोइंग टू द एग्ज़ाम आपने कम अज़ कम एस के सीरीज़ को 4 5 दफ़ा करना है। ठीक है, ताकि ये एमसीक्यूज़ आपके क्रैम्प हो जाए, तभी आपका एग्ज़ाम निकलेगा। आपने पास्ट एमसीक्यूज़ से कोई भी एरर नहीं करना। ठीक है, तो एपिनेफ्रीन के बारे में क्या चीज़ ट्रू है, दैट इज़ कि ये आपके साथ टीपीआर को इंक्रीज़ करेगा, टीपीआर को इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, एपिनेफ्रीन क्या करेगा, टीपीआर को इंक्रीज़ करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट प्री पोटेंशियल। तो हाईएस्ट प्री पोटेंशियल किसका होना चाहिए। ठीक है, ए वी नोड, वेंट्रिकल, एस ए नोड, एट्रिया। तो सबसे हाईएस्ट प्री पोटेंशियल जो है वो एस ए नोड का होता है। ठीक है, आप इसको इस तरह याद रखें कि एस ए नोड का हाईएस्ट प्री पोटेंशियल। फायरिंग रेट की बात आ जाए तो उसमें हम पुरकिंजी लिखते हैं। स्लोवेस्ट की बात आ जाए तो उसमें हम ए वी नोड लिखते हैं। ठीक है,
patient with right-sided weakness and has upper motor neuron lesion of the facial nerve। ठीक है, तो मैंने वीडियो में इसका एक फार्मूला बताया भी है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि इसमें आपके साथ वो क्रॉस्ड और अनक्रॉस्ड हेमिप्लीजिया का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, तो अभी जो है पेशेंट को राइट साइडेड वीकनेस है और अपर मोटर न्यूरॉन लीजन है उसका फेशियल नर्व में। ठीक है, तो ये लीजन कहाँ पे लोकेटेड होगा? ये आपके साथ इंटरनल कैप्सूल में लोकेटेड होगा। ठीक है, दैट इज़ द करेक्ट आंसर। अच्छा, एक्टिवेशन ऑफ पैरासिम्पथेटिक सिस्टम विल कॉज, तो सिंपथेटिक शूट्स पैरासिम्पथेटिक पॉइंट्स। ठीक है, तो सिंपथेटिक जो है वो आपका एजेकुलेशन शूटिंग में काम करता है और पैरासिम्पथेटिक पॉइंट्स दैट हेल्प्स इन इरेक्शन। ठीक है, यहाँ पे दोनों नहीं है तो आपने एजेकुलेशन वगैरह इस पे कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, अभी पैरासिम्पथेटिक आपके साथ तो सब चीज़ें वो आपके साथ रिलैक्स करता है, लेकिन लंग्स में उसका काम ऑपोजिट होता है। ठीक है, वो आपके साथ ऑपोजिट काम करेगा, तो इट विल कॉज ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन। A patient having pansystolic murmur and atrial fibrillation, he is suffering from, अभी पेशेंट को pansystolic murmur है और AFib है उसको, he is suffering from। ठीक है, तो MR मिस्टर और फिर उसके बाद टी आर भी आपके साथ पैन सिस्टोलिक मर्मर में होता है, और VSD वो भी आपके साथ पैन सिस्टोलिक मर्मर कॉज कर सकता है। ठीक है, लेकिन पैन सिस्टोलिक मर्मर विद एट्रियल फिब्रिलेशन, तो इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने MR लिखना है। ठीक है, जब भी आपको एट्रियल फिब्रिलेशन की हिस्ट्री दी जाए तो उसमें फिर आपने MR लिखना है। TR भी आपके साथ पैन सिस्टोलिक मर्मर कॉज करता है, और जो VSD है वो भी आपके साथ पैन सिस्टोलिक मर्मर कॉज करता है। यंग पेशेंट विद 5 एपिसोड्स ऑफ वॉमिटिंग एंड नो अदर सिम्टम्स, ऑन इन्वेस्टिगेशन एन एयर फिस्टुला बिटवीन पैंक्रियाटिक टेल एंड GIT इज सीन। ठीक है, तो ये फिस्टुला आपके साथ किधर है? ये फिस्टुला जो है, जब आपको पैंक्रियाटिक टेल और GI के दरमियान फिस्टुला का पूछते हैं तो दैट फिस्टुला इज़ लोकेटेड इन द ड्यूडेनम। ठीक है, वो फिस्टुला किधर होगा? वो आपके साथ होगा ड्यूडेनम में। ठीक है, ड्यूडेनम में। अभी थोड़ी स्पीड देंगे ताकि हम जल्दी से पेपर्स को कवर कर सकें। ठीक है, अच्छा, अभी है अ फीमेल was advised eye drops for eye infection. 2 days later she complains of sore throat. The drops from the eyes first goes into, तो पहले आई से आपके साथ ड्रॉप किधर जाएगा? आप वैसे इस पे लॉजिकली सोचें, तो जब आप ड्रॉप देते हो आई में तो वो पहले ओरो तो नीचे होगा, नेज़ोफेरिंग्स ऊपर होता है ना, तो नेज़ोफेरिंग्स में जाता है। ठीक है, अच्छा, फिर इंक्रीज विस्कोसिटी ऑफ ब्लड कॉजेज डिक्रीज इन, तो जब इन विस्कोसिटी आपके साथ इंक्रीज होती है तो इसका ऑपोजिट रिलेशन है कैपिलरी परफ्यूजन के साथ। ठीक है, तो विस्कोसिटी आपके साथ गाढ़ापन ऑफ ब्लड जब इंक्रीज होगा तो कैपिलरी परफ्यूजन उससे आपके साथ डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद है अ पेशेंट सस्टेन्ड अ स्प्लिंटर इंजरी फ्रॉम अ ब्लास्ट resulting in damage to the pericardium. During surgery, the pericardium was found to be damaged on the inferior sides. The surgeon inserted her fingers into the pericardium to locate a piece of sharp nail। ठीक है, फिर उसके बाद है to locate a piece of sharp nail moving inferiorly, then upwards and to the right, where her finger stops at cul-de-sac near the base of the heart, found by a fold of pericardium. What is the most likely location of her fingers? तो ये आपके साथ SK19 और 20 में काफ़ी दफ़ा रिपीट हुआ है। ठीक है, अगर पेशेंट सर्जरी कर रहा है वो कल्डिसैक्स के नियर पहुंच जाता है बेस ऑफ द हार्ट पे, तो वहाँ पे आपको एक ऑब्लिक चीज़ नज़र आएगी, दैट इज़ ऑब्लिक साइनस। ठीक है, तो इस तरह याद रखो कि वहाँ पे आपको एक यूनिक चीज़ नज़र आएगी जिसे हम कहते हैं ऑब्लिक साइनस, यूनिक ऑब्लिक। ठीक है, a young patient has a history of fever on and off from the last few months. On examination, he has enlarged lymph nodes and there is a history of weight loss. Doctor advised methotrexate। तो methotrexate का
जो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है वो आपके साथ क्या करता है, ये डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेस को इनहिबिट कर देता है, ठीक है। इसको आपके साथ मेथोट्रेक्सेट इनहिबिट करता है, ठीक है। तो इट इज़ ऑप्शन नंबर बी। फिर उसके बाद है यंग बॉय कोलैप्स्ड व्हाइल प्लेइंग इन स्कूल एंड डाइड। अच्छा, अभी उसकी ऑटोप्सी हुई, मीडियम वेसल इन्वॉल्वमेंट है उसमें। तो यंग बॉय है, ठीक है। बॉय में आप जब भी बॉय होगा फिर उसमें आपको एनोरिज्म्स वगैरह भी मिलते हैं, ठीक है। कावासाकी सिंड्रोम में कोरोनरी आर्टरी एनोरिज्म मिलता है, ठीक है। ये इसका एक और एमसीक्यू है, ठीक है। तो यंग बॉय है, एज पे आपने बहुत ज़्यादा फोकस करना है, उसमें आपके साथ कावासाकी डिजीज़ होता है, ठीक है, जो मीडियम वेसल वेस्कुलाइटिस में होता है, ठीक है। फिर उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ रिपीटेड सीक्वेंस ऑफ ट्राईन्यूक्लियोटाइड। तो ये एमसीक्यू भी काफ़ी दफ़ा रिपीट हुआ है कि जो रिपीटेड सीक्वेंस ऑफ ट्राईन्यूक्लियोटाइड है वो आपके साथ किधर होगा। रिपीटेड सीक्वेंस ऑफ ट्राईन्यूक्लियोटाइड आपको फ्रेजाइल एक्स में मिलेगा, फ्रेजाइल एक्स में, ठीक है। A patient presented with bee sting, the doctor is looking for the emergency kit with injectable epinephrine, ठीक है। What is the doctor trying to prevent? तो डॉक्टर आपके साथ क्या चीज़ प्रिवेंट कर रहा है, दैट इज़ सिस्टेमिक एनाफाइलैक्सिस, ठीक है। A mother delivers her first baby without complication and does not receive ROCAM. After 18 months, she delivers her second baby who develops hydrops fetalis, ठीक है। What type of hypersensitivity reaction is this? ठीक है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन में, ठीक है, या जो टाइप 2 है, आपने डिफरेंट टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी के एग्जांपल्स याद रखने हैं, ठीक है। तो इसमें टाइप 1 में हा, टाइप 2 में माय ब्लड ग्रुप इज़ RH पॉजिटिव, टाइप 3 में शार्प, टाइप 4 में जो है 6T और RMC। ये मैंने अपने निमोनिक्स बनाए हैं, ठीक है। तो अभी अगर आप रफ्यूल्ला या जो भी को लो, हा को फिट करो, माय ब्लड ग्रुप इज़ RH पॉजिटिव को यहाँ पे फिट करो, तो उसमें ब्लड वैसे भी आ रहा है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन या RH नेगेटिव, और इसमें भी आपके साथ टाइप 2 होता है, ठीक है। फिर 10-year-old girl has recurrent headaches relieved by paracetamol. Imaging show a tumor in the pineal gland. What is the most common tumor at this site? तो pineal gland में आपको ना ही पिनीलियोसाइटोमा मिलेगा ना ही पिनीलियोब्लास्टोमा। पिनियल को लोग देखते हैं तो इन दोनों में से एक चूज़ करते हैं, दिस इज़ जर्मिनोमा, ऑप्शन नंबर सी, दिस इज़ जर्मिनोमा, ठीक है। अच्छा, अभी उसके बाद है, अ चाइल्ड विद रिकरेंट हिस्ट्री ऑफ टॉन्सिलाइटिस अंडरगोज अ टॉन्सिलेक्टमी, ड्यूरिंग सर्जरी ब्लीडिंग ऑकर्स फ्रॉम द राइट टॉन्सिलर आर्टरी, दिस आर्टरी इज़ अ ब्रांच ऑफ। तो टॉन्सिलर आर्टरी किसकी ब्रांच है, इसके लिए आपने थोड़ी सी बेसिक एनाटॉमी या गूगल पे भी दे दी तो आपको आ जाएगा कि टॉन्सिलर जो है वो निकली होती है फेशियल आर्टरी से, ठीक है। और ये आपके साथ टॉन्सिल्स वगैरह को सप्लाई करती है, ठीक है। तो फेशियल आर्टरी से टॉन्सिलर आर्टरी निकलती है। A patient after RTA comes to the ER, there is no history of blood loss. On examination उसका BP 80/40 है, पल्स उसका 60 है, और उसको वार्म पेरिफ्रीज आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो जब भी उसका BP कम हो, पल्स भी उसका जो है ऑलमोस्ट नॉर्मल है, ठीक है, 60 to 100 इज़ कंसिडर्ड नॉर्मल, और पेरिफ्रीज वार्म, दिस इज़ द मेन पॉइंट। तो ये आपको सेप्टिक में भी मिलती है और न्यूरोजेनिक में भी मिलती है, ठीक है। फिर इसमें कोई हिस्ट्री वगैरह का, कोई फीवर वगैरह की कोई हिस्ट्री नहीं है, ठीक है। तो उसमें फिर सेप्टिक उससे रूल आउट हो जाता है, तो ये आपके साथ न्यूरोजेनिक शॉक हो गया, ठीक है। A girl with different BP at upper and lower limb and a murmur. On investigation, which anomaly will be seen? ठीक है, तो अभी उसका बीपी जो है अपर और लोअर लिम्ब में डिफरेंट है, ठीक है, और उसमें मरमर भी आपको नज़र आ रहे हैं, तो दिस इज़ अ टिपिकल केस ऑफ कोआर्क्टेशन ऑफ aorta। इसमें अनइक्वल बीपी इन अपर लिम्स एंड लोअर लिम्स आपको नज़र आते हैं, ठीक है, कोआर्क्टेशन ऑफ aorta। टी सेल्स रिलेटेड टू विच टाइप ऑफ कंडीशन, ठीक है, टी सेल्स आपके साथ कौन से टाइप ऑफ कंडीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है या रिलेटेड है, कौन से टाइप के साथ,
तो टी सेल्स ये टी हाइपर सेंसिटिविटी वाले डायग्राम से होता है। जो टी सेल्स है वो आपके साथ टाइप 4 में आता है, टाइप 4 में आपके साथ डीएम टाइप 1 भी है, ठीक है। तो इट इज़ एसोसिएटेड विद डीएम टाइप 1। अच्छा, 18-year-old boy, 18-year-old lady died suddenly. There is only short history of fever and headache. On autopsy, her heart is enlarged and weight is 102 and small lymphocytes, ठीक है, इन द मायोमेट्रियम। तो ये कौन सा चीज़ है जो आपके साथ लेडी में है, 18 ईयर्स लेडी में है, फीवर भी हो रहा है, हेडेक भी है, ठीक है, हार्ट भी उसका इंलार्ज्ड है, 102 स्मॉल लिम्फोसाइट्स हैं मायोमेट्रियम में। सो दिस इज़ कॉज्ड बाय कॉक्सैकी बी वायरस, ठीक है। ये किस चीज़ से कॉज होता है? दिस इज़ कॉज्ड बाय कॉक्सैकी बी वायरस, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं 48 नंबर पे। तो लेडी विद पेन इन एब्डोमेन रेडिएटिंग टू द बैक, लैब्स शोड रेज्ड एमाइलेज और लाइपेज, ठीक है। ऑन इन्वेस्टिगेशन असिस्ट विद नेक्रोसिस, सीन टाइप ऑफ नेक्रोसिस इज, तो ये तो आसान है, पेंक्रेटाइटिस की तरफ जा रहा है तो इसमें फैट नेक्रोसिस होता है, ठीक है। A patient with a history of dysphagia to fluids for 3 months, also episodes of vomiting containing food contents and no GERD. On chest X-ray, air fluid levels seen behind the heart. इसमें diagnosis आपके साथ क्या होगा? तो air fluid levels आपको जब भी नज़र आए, you should go for achalasia, ठीक है। फिर है पेशेंट हैज़ ऑटो इम्यून हाइपोथायरॉयडिज्म एंड एडिसन डिजीज़, ठीक है। तो ऑटो इम्यून हाइपोथायरॉयडिज्म और एडिसन आपके साथ ये एक नया सिनेरियो है, ठीक है, और ये पास्ट एस केस में नहीं है। तो इसमें आता है श्मिट सिंड्रोम, उसमें पेशेंट को ऑटो इम्यून हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, उसके साथ उसको एडिसन होगा, ठीक है। तो हाइपोथायरॉयडिज्म विद एडिसन, दिस इज़ अ न्यू सिंड्रोम that is called Schmidt syndrome, ठीक है। Patient with dysphagia undergoes an endoscopy which reveals patches of discoloration but no ulcers. Barrett esophagus increases the risk of which of the following? तो Barrett esophagus आपके साथ कहाँ पे होता है? मोस्ट कॉमनली ये आपके साथ लोअर 1/3 ऑफ द एसोफेगस में होगा, तो उसमें एडिनोकार्सिनोमा इज़ मोस्ट कॉमन, ठीक है। एडिनोकार्सिनोमा इसमें मोस्ट कॉमन होता है। Patient presented with cough and hemoptysis having mass in the right lower lung and smoking history with giant pleomorphic cells, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जाइंट प्लियोमॉर्फिक सेल्स हैं। व्हाट इज़ द डायग्नोज? तो जाइंट चीज़ है, इसमें जाइंट सेल्स हैं, स्मोकिंग वगैरह कर रहा है, तो ये आपको लार्ज सेल कार्सिनोमा ऑफ द लंग में मिलेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, लार्ज सेल कार्सिनोमा। अच्छा, फेदरी नेक्रोसिस आपको कहाँ पे मिलता है? फेदरी नेक्रोसिस यू विल गेट इन कॉपर डिपोजिशन में आपको फेदरी नेक्रोसिस मिलेगी, ठीक है। पेसमेकर ऑफ पेसमेकर सेल ऑफ द इंटेस्टाइन आपके साथ कौन सा है? पेसमेकर सेल ऑफ द इंटेस्टाइन आपके साथ है इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ काजल, ठीक है। तो काजल में आप याद रखो कि इसमें पेसमेकर सेल्स ऑफ इंटेस्टाइन में आपको इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ काजल नज़र आएंगी, ठीक है। ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट, स्प्लीनेक्टमी डन आफ्टर 2 months, पेशेंट प्रेजेंटेड विद इमरजेंसी विद सेप्टिक शॉक एंड फीवर, ठीक है। कल्चर शोड क्लस्टर ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, केटिलेज नेगेटिव, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म फॉर दिस ओवरवेलमिंग इन्फेक्शन इज़, तो जब भी आपको एक एक्सीडेंट के बाद स्प्लीनेक्टमी की बात आ जाए, दिस इज़ द मेन थिंग, तो इसमें आपके साथ एक फार्मूला है SHN, ठीक है, शिन याद रखो। S से आपके साथ स्ट्रेप नमूनिया आएगा, H से इन्फ्लुएंजा आएगा, ठीक है, N से नेज़ीरिया आएगा। तो इसमें आपने यू हैव टू गो फॉर शिन स्ट्रेप नमूनिया, ऑप्शन ई। विच टाइप ऑफ पॉलिप हैज़ द पोटेंशियल टू बिकम एडेनोमेटस, कौन सा पॉलिप है जो आपके साथ मेलिग्नेंट हो सकता है? which has the potential to become malignant, तो वो आपके साथ है एडिनोमेटस पॉलिप, ठीक है। एडिनोमेटस जो है वो मेलिग्नेंट हो सकता है, ये याद रखिए। A patient presented with dysphagia, endoscopy reveals a mass with an intact mucosa, हिस्टोलॉजी पे आपको स्पिंडल सेल्स नज़र आ रहे हैं और CD117 पॉजिटिविटी, ठीक है। तो CD117 पॉजिटिव और स्पिंडल सेल्स आपको नज़र आते हैं,
गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल स्ट्रोमल ट्यूमर जिस्ट में, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्यूमर, ठीक है, जिस्ट। 6 month old बेबी कॉज लूज मोशन आफ्टर एवरी फीड। तो एक 6 to 8 hours होता है, 6 to 8 hours के बाद अगर एक बेबी को सिम्टम्स आते हैं तो उसमें लैक्टोज इंटॉलरेंस आता है, लेकिन अगर आफ्टर एवरी फीड मेंशन किया हो देन यू हैव टू गो फॉर गैस्ट्रोकॉलिक रिफ्लेक्स, ठीक है। यही बात इन्होंने एक्सप्लेनेशन में की होगी। फीमेल patient presented with increased frequency and urgency was diagnosed as UTI। उसमें आपको ग्राम नेगेटिव मोटाइल रॉड्स नज़र आ रहे हैं, यूरिएस पॉजिटिव चीज़ नज़र आ रही है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यूरिएस पॉजिटिव आपके साथ इनमें कौन सा है। दूसरी बात है कि लैक्टोज नॉन फर्मेंटिंग ऑन मैकॉन की एगर, ठीक है। तो ये आपके साथ यूरिएस पॉजिटिव जो होता है वो है प्रोटियस मिराबिलस। Two siblings who live most of the time in the home away from the sunlight, which of the following is the most likely deficiency in them। ठीक है, तो जो फर्स्ट स्टेप होता है वो स्किन में होता है, ठीक है। उसमें 7 आपके साथ जो है स्किन में 7 समथिंग, वो जो है 25 विटामिन D3 में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो अगर वो सनलाइट से अवे है तो इसमें ये फर्स्ट स्टेप ही नहीं होगा, तो इसमें 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी की फॉर्मेशन ही नहीं होगी, ठीक है। दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी। पेशेंट विद हाइपर कैल्सीमिया एंड स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ द लंग, ठीक है, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिम्टम्स। तो उसको हाइपर कैल्सीमिया है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है, ठीक है। तो इसके लिए एक चीज़ जो हाइपर कैल्सीमिया करता है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा करता है, दैट इज़ पैराथायरॉयड रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, पैराथायरॉयड रिलीजिंग हार्मोन। अच्छा, तो दिस इज़ ऑप्शन नंबर सी, पैराथायरॉयड रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। फिर उसके बाद है कीमोथेरेपी एडवाइस फॉर अ कैंसर। तो ट्यूमर साइज श्रिंक बाय, कीमोथेरेपी जो है एक पेशेंट के लिए एडवाइस हुई है, तो उसमें क्या चीज़ होगा, उसमें फर्स्ट थिंग जो आपको मिलेगी दैट इज़ एपोप्टोसिस, ठीक है। अ पेशेंट इज़ डायग्नोज्ड विद जनरलाइज्ड लिम्फेडेनोपैथी, ठीक है। और उसके बाद जो है लार्ज बी सेल लिम्फोमा है, व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, ठीक है। तो लार्ज बी सेल लिम्फोमा है और पेशेंट को जो है आपने अच्छा मुझे एक सेकंड दे, मैं इसको ज़रा डू नॉट डिस्टर्ब पे लगा देता हूँ ताकि कोई कॉल वगैरह ना आए, ठीक है। तो व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, तो इसमें आपने क्या करना होगा, इसमें आपने कीमोथेरेपी, ठीक है, यू हैव टू गो फॉर कीमोथेरेपी। पेशेंट हैज़ यूटीआई एंड थिकन म्यूकोजा ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। व्हाट इज़ द प्राइमरी प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म ऑफ द ब्लैडर अगेंस्ट इन्फेक्शन। तो प्राइमरी प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म में आपके साथ होता है यूरोथीलियल टाइट जंक्शन। अ मैन डायग्नोज्ड विद टेस्टिकुलर ट्यूमर, ठीक है, एक मैन है उसको टेस्टिकुलर ट्यूमर हुआ है, ठीक है। और आफ्टर रिसेक्शन इट वाज क्लासिफाइड एज नॉन सेमिनेटस। तो नॉन सेमिनेटस में क्या होगा कि ये आपके साथ होगा बीटा एच सी जी, इसमें एलिवेटेड होगा, ठीक है। आपको इसमें बीटा एच सी जी एलिवेटेड नज़र आएगा, ठीक है। बीटा एच सी जी विल बी एलिवेटेड, ठीक है। 5-HT3 एंटागोनिस्ट गिवन टू अ पेशेंट फॉर डायरिया। तो ये कौन सा ड्रग हम इसमें यूज़ करते हैं, सबसे पहले हम इसमें जो 5-HT3 एंटागोनिस्ट अगर आपके लिए डायरिया में, तो हम डाइफेनॉक्सिलेट नॉरफ्लॉक्सासिन यूज़ करते हैं, लेकिन 5-HT3 की बात की जाए, ठीक है, तो उसमें आपने फिर क्या करना है, उसमें आपने एलोस्टिरोन की तरफ जाना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, एलोस्टिरोन की तरफ फिर आपने जाना है। अच्छा, फिर उसके बाद है एशियन कोलिंजियो हेपेटाइटिस कॉज्ड बाय। तो ये बहुत ज़्यादा रिपीटेड एमसीक्यू है, बहुत दफ़ा आया है, ठीक है। तो ये एक ऑर्गेनिज्म होता है जिसे हम कहते हैं क्लोनोर्किस साइनेंसिस, उसकी वजह से कोलिंजियो हेपेटाइटिस होता है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। कोलिंजियो क्लोरोनॉर्किस साइनेंसिस, ठीक है, क्लोरोनॉर्किस साइनेंसिस, तो उसकी वजह से होता है।
A patient had an RTA which result in posterior dislocation of acetabulum, ठीक है, resulting in pain in knee and hip joint. Which nerve injury is most likely responsible? तो इसमें आपके साथ एक पेशेंट है, उसको RTA हुआ है, posterior dislocation of acetabulum है, पेन है नी और हिप जॉइंट में। तो उसमें आपके साथ कौन सा हिप और नी जॉइंट आ गया? तो यू शुड गो डायरेक्टली फॉर शियाटिक नर्व, ठीक है। फिर है अ पेशेंट विद लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ बीटल नट यूज, which of the following is pre-malignant lesion predisposing to squamous cell carcinoma of the mouth, ठीक है। तो एक आपके साथ प्री मेलिग्नेंट लीजन है, एक आपके साथ है प्री मेलिग्नेंट कंडीशन, ठीक है। लीजन में आपने सब म्यूकोजल फाइब्रोसिस लिखना है और कंडीशन में आपने ल्यूकोप्लेकिया लिखना है, ठीक है। बट आई थिंक ये इन्होंने यहाँ पे कोई मिस्टेक किया होगा, ये उल्टा है। लीजन में ल्यूकोप्लेकिया आता है, कंडीशन में सब म्यूकोजल फाइब्रोसिस आती है। इन्होंने यहाँ पे इन्होंने सी लिखा है, बट आई थिंक कि जो प्री मेलिग्नेंट लीजन है उसमें आपके साथ ल्यूकोप्लेकिया आता है, ठीक है। और जो प्री मेलिग्नेंट कंडीशन है उसमें सब म्यूकोजल फाइब्रोसिस। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी लगाया है, तो आई थिंक ये क्वेश्चन मार्क इसी वजह से लगाया है। अगर किसी को फॉर एग्ज़ाम्पल इस रिलेटेड नॉलेज हो तो आप काइंडली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं ताकि और स्टूडेंट के लिए हेल्प हो जाए, ठीक है। Patient has a history of cough and hemoptysis. On X-ray, a lesion seen in the upper lobe of the lung. Histology showed a lesion with mega cells. ठीक है, तो अभी इसमें फिर मेगा सेल्स की बात आ गई है। तो आपने क्या करना है कि लार्ज सेल लंग कार्सिनोमा आपने लिखना है। मेगा सेल जाइंट सेल की बात हो तो आपने लार्ज चीज़ चूज़ करनी है, ठीक है। इसके बाद है बेबी वॉज बॉर्न ऑन 1 minute, was resuscitated and ETI was passed. What would be the APGAR of the baby at birth? ठीक है, अभी वो फर्स्ट मिनट में उसको जो है रिससिटेट करना पड़ रहा है, ठीक है। और उसमें आपने एंडोट्रेकियल इंटूबेशन भी आपने पास कर दी। तो इसका स्कोर तो लाजमी बात है कि बहुत कम होगा, इसलिए ETI की तरफ चला गया, रिससिटेशन की तरफ चला गया। तो इट शुड बी 0 to 2, ठीक है। ऑप्शन ए। A tennis player presented with weakness in the thumb movement, the posterior deep branch of the radial nerve is trapped, ठीक है। तो posterior branch of the radial nerve is trapped by which muscle? तो इसमें आपके साथ जो मसल होगा दैट इस posteriorly आपको का जो मसल होता है जो ट्रैप होता है बाय रेडियल नर्व दैट इज सुपिनेटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सुपिनेटर, ठीक है। अच्छा, अभी आते हैं नेक्स्ट पे। हेड नर्स वॉज टीचिंग स्टूडेंट nurses about IM injection. She stressed specifically on intragluteal injection to be administered in the superior lateral quadrant. This is to prevent injury to which of the following? ठीक है, सुपीरियर लेटरल क्वाड्रेंट में वो इंजेक्शन दे रही है, तो इसमें भी जो है आपने कोशिश करनी है कि शियाटिक नर्व आपका डैमेज ना हो। ऑप्शन सी शियाटिक नर्व। Patient presented with hypoglycemia and hepatomegaly. A glycogen storage disease known as von Ginkel is diagnosed. Which enzyme is deficient in this patient? तो जब भी von Ginkel की बात आ जाए तो उसमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आपने लिखना है, ठीक है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आपने लिखना है। अच्छा, डॉक्टर आस्क अ जूनियर टू चेक द पैटेलर रिफ्लेक्स। तो पैटेलर रिफ्लेक्स में आपने ना ही मीडियल ना ही लेटरल जो कोलेट्रल वगैरह ये सारे पैटेलर वगैरह नहीं चूज़ करनी। पैटेलर रिफ्लेक्स है तो पैटेलर लिगामेंट होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। 35-year-old man with perforated gastric ulcer complains of pain in the stomach. It is observed that the pain comes from peritoneal irritation by the गैस्ट्रिक कंटेंट्स इन द लेसर सैक। तो जब भी दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसमें इस सारे सिनेरियो में ये एक वर्ड है पेरिटोनियल इरिटेशन। बाकी जब जितने भी MCQs आते हैं उसमें ज़्यादातर ग्रेटर स्प्लैंक्निक नर्व का आंसर होता है, ठीक है। लेकिन जब पेरिटोनियल इरिटेशन की बात आ जाए तो उसमें आपने लोअर या लेसर, जो भी लेसर वाला ऑप्शन होगा
या लोअर वाला ऑप्शन होगा वो आपने पिक करना है, ठीक है। तो by gastric content in lesser sex, which of the following nerve contains sensory fibers that contain this sharp stabbing pain? तो इसमें है लोअर इंटरकॉस्टल नर्व, ठीक है, लोअर इंटरकॉस्टल नर्व। इसके बाद यहाँ पे लिखा है कि गैस्ट्रिक पेन होगा तो ग्रेटर स्प्लैंक्निक नर्व की वजह से होता है। पेरिटोनियल इरिटेशन की बात आ जाए तो उसमें फिर आपने लोअर इंटरकॉस्टल नर्व लिखना है, ठीक है। 15-year-old patient has history of pallor, weakness and recurrent fever. इन्वेस्टिगेशन में आपको ट्रांसलोकेशन नज़र आ रही है 15-17। तो 15-17 आपको किस चीज़ में नज़र आती है, ठीक है, ये आपको AML में नज़र आती है 15-17 या 8-21, ठीक है। तो AML जो है उसको एक्यूट प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकीमिया भी कहते हैं, ठीक है। और कोई ऑप्शन फिट भी नहीं हो रहा, तो एक्यूट प्रोमाइलोसिटिक AML, ठीक है, जिसमें आपको और रॉड्स और स्मज सेल्स ये चीज़ें भी नज़र आती हैं, ठीक है। पेशेंट प्रेजेंटेड इन सेमी कॉन्शियस कंडीशन विद BSR ऑफ 450, pH 7.2, HCO3 is 18, PCO2 is 40, which of the following is the result of low insulin? तो आपने इसमें सिर्फ ये वर्ड लो इंसुलिन क्या करता है, ठीक है, अभी इसके साथ आप क्वेश्चंस को पढ़ो, ठीक है। तो इंक्रीज लाइपोजेनेसिस, लाइपोजेनेसिस को इंक्रीज़ नहीं करता, लाइपोलाइसिस को इंक्रीज़ करता है, ठीक है। इंक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस, तो प्रोटीन सिंथेसिस को इंक्रीज़ नहीं करता, डिक्रीज़ करता है। कीटोन बॉडीज़ की तरफ आ जाते हैं तो रिड्यूस्ड कीटोन्स, रिड्यूस कीटोन नहीं करता, कीटोन बॉडी की फॉर्मेशन करता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन नंबर बी, कीटोन बॉडी फॉर्मेशन। बीटा ग्लोबुलिन आपके साथ कहाँ पे सिंथेसाइज होंगे, ठीक है, जब भी बीटा ग्लोबुलिन की बात आ जाए तो उसमें आपने लिखना है प्लाज्मा सेल। बीटा ग्लोबुलिन में आपने क्या करना है, प्लाज्मा सेल लिखना है, ठीक है। अ यंग बॉय विद एब्सेंट सीजर्स वॉज प्रेस्क्राइब्ड ईटोसेक्सिमाइड, ठीक है। तो ईटोसेक्सिमाइड का एक्शन क्या है, ये आपके साथ टी टाइप कैल्शियम चैनल्स को इनहिबिट करता है, ठीक है। एब्सेंट सीजर्स में लोग देते हैं ईटोसेक्सिमाइड, वो टी टाइप कैल्शियम चैनल्स को इनहिबिट करता है। मैनी टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स कॉज इन्फेक्शन इन ह्यूमन, विच ऑफ द फॉलोइंग में हैव ईदर DNA RNA बट नेवर बोथ? तो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें आपको या DNA मिलेगी या RNA मिलेगी, लेकिन दोनों कभी नहीं मिल सकते? दैट इज़ वायरस, ठीक है। वायरस जो है उसमें आपको दोनों कभी भी नहीं मिल सकते। Young boy presented with a history of repeated bouts of vomiting, ठीक है, and is now unable to pass urine. Laboratory investigation shows an elevated burn or creatinine. What is the most likely diagnosis? ठीक है, burn और creatinine आपको ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, तो इसमें मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस आपको क्या लगता है, दैट इज़ प्री रीनल एजोटीमिया, ठीक है। प्री रीनल एजोटीमिया में आपको एलिवेटेड बर्न और क्रेटिनिन नज़र आएंगे, ठीक है। अ पेशेंट with MI died on the fifth day. What will be seen? A patient with MI died on fifth day. What will be seen on autopsy? ठीक है, पेशेंट जो है वो फिफ्थ डे पे मर गया तो आपको ऑटोप्सी पे क्या चीज़ नज़र आएगी, ठीक है। फर्स्ट डे पे आपको जो है न्यूट्रोफिल्स नज़र आते हैं और 3 to 5 डेज़ पे आपको मैक्रोफेज नज़र आते हैं, ठीक है। तो मैक्रोफेज शुड बी योर करेक्ट आंसर। अ पेशेंट ऑफ MI द आर्टरी सप्लाइंग एपेक्स ऑफ द हार्ट इज़ ब्लॉक्ड। जो एपेक्स ऑफ द हार्ट है उस पे मेन सप्लाई होती है, कौन सी सप्लाई होती है एपेक्स ऑफ द हार्ट पे, दैट इज़ लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग लाडा या लैड। दिस सप्लाइज द एंटीरियर 2/3, ठीक है। जो पोस्टीरियर 1/3 है उसको PDA विच इज़ अ ब्रांच ऑफ RCA, दिस सप्लाइज पोस्टीरियर 1/3, ठीक है। एपेक्स ऑफ द हार्ट को भी लैड सप्लाई करती है, ठीक है। अच्छा, फाइंडिंग इन पोलीसाइथीमिया रुब्रा वेरा अदर देन इंक्रीज्ड HB, ठीक है। तो आपके साथ पोलीसाइथीमिया में क्या होता है, इसमें आपके साथ डिक्रीज्ड EPO आपको नज़र आएगा, डिक्रीज्ड एरिथ्रोपोइटिन, ठीक है। इंक्रीज्ड हेमोग्लोबिन नज़र आएगा और डिक्रीज्ड एरिथ्रोपोइटिन, ये आपको पोलीसाइथीमिया रुब्रा वेरा में नज़र आता है, ठीक है। सेकेंडरी पोलीसाइथीमिया में फिर आपके साथ EPO हाई हो जाता है।
लेकिन जो प्राइमरी है उसमें EPO कम होता है, ठीक है। A lady with pallor and weakness, she is having low HB 8.4 MCV low and pencil cells with occasional target cells, ठीक है। तो ये अभी स्पेसिफिक है, टारगेट सेल्स और पेंसिल सेल्स, ठीक है। तो ये ऑन पेरिफेरल स्मीयर, तो ये विच इन्वेस्टिगेशन टू कंफर्म द डायग्नोसिस, ये आपको थैलेसीमिया में नज़र आते हैं, उसके लिए हम करते हैं HB इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है, HB इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। अच्छा, what a pregnant a lady with pregnancy at 30 weeks had uterine contraction, she is concerned if her baby will be able to breathe, what does the breathing in the neonate depends upon, ठीक है। तो breathing in neonates आपके साथ डिपेंड करता है quantity of surfactants पे, ठीक है। मेलानिन डिपोजिशन causes pigmentation, तो मेलानिन डिपोजिशन आपके साथ क्या कॉज करता है, क्रोकेनबर्ग स्पिंडल, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी अपने वीडियोस में डिस्कस किया है। जो क्रोकेनबर्ग स्पिंडल है वो डिपोजिशन ऑफ मेलानिन होती है कहाँ पे, इन द पोस्टीरियर सेगमेंट ऑफ द कॉर्निया, और इसमें आपको पिगमेंट डिस्पर्शन सिंड्रोम भी नज़र आता है, इसके साथ एसोसिएटेड होता है। 27-year-old woman presented with complaint of weight gain, amenorrhea and fatigue. Last year she experienced a complicated delivery requiring 2 units of blood. ये अभी इसका मेन पॉइंट है, ठीक है। उसको कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी हुए जिसमें ब्लड लॉस हुआ है, दैट्स वाई उसको 2 यूनिट्स ऑफ ब्लड रिक्वायर्ड है। शी वॉज अनेबल टू ब्रेस्ट फीड, ऑन एग्जामिनेशन शी हैज़ ड्राई स्किन एंड हाइपोटेंशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोज, तो अगर आप शीहान सिंड्रोम देखें तो इट इज़ एग्जैक्टली द सेम, सो दिस इज़ शीहान सिंड्रोम। उसमें जो है ब्लड लॉस की वजह से और प्रेगनेंसी भी होती है, ठीक है, और एमेन्यूरिया वगैरह, और उसमें जो है आपको ब्लड लॉस नज़र आता है। दिस इज़ अ टिपिकल केस ऑफ शीहान सिंड्रोम। विच ड्रग इंक्रीज मेटाबॉलिज्म ऑफ अदर ड्रग, ठीक है। तो कौन सा ड्रग है जो आपके साथ दूसरे ड्रग्स की मेटाबॉलिज्म को ज़्यादा करेगा, दैट इज़ फिनोबारबिटॉन, ठीक है। एल्डरली पेशेंट है आफ्टर स्ट्रोक, उसको डिफ़िकल्टी है आफ्टर स्ट्रोक, उसको डिफ़िकल्टी है फोनेशन एंड वर्ड फॉर्मेशन में, ठीक है। तो फोनेशन और वर्ड फॉर्मेशन ये आपके साथ ब्रोकाज इन्वॉल्व हैं। ब्रोका एक मोटर एरिया है, ठीक है। आप यहाँ पे देखें ब्रोका एफेजिया क्या होता है, मोटर एफेजिया होता है, नॉन फ्लुएंट होता है, एरिया 44-45 और इंफीरियर फ्रंटल गायरस पे होगा, ठीक है। वर्निकी एफेजिया आपको एक सेंसरी एफेजिया है, नॉन सेंस स्पीच नज़र आती है, एरिया 22 पे होता है, सुपीरियर टेम्पोरल गायरस इसमें इन्वॉल्व होता है। वर्निकी एफेजिया में पेशेंट को क्या होता है, कंप्रिहेंडिंग स्पोकन वर्ड्स में डिफ़िकल्टी होती है और अनेबल टू रीड, इसे कहते हैं एलेक्सिया, और राइट इन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज, इसे कहते हैं एग्राफिया। तो ये सारी चीज़ें आपको वर्निकीज़ में मिलती हैं। ग्लोबल एफेजिया में आपको वर्निकी और ब्रोका दोनों के सिम्टम्स एक साथ नज़र आएंगे। उसके अलावा आर्कुएट फेसिकुलस विल बी इन्वॉल्व्ड। एनोमिक एफेजिया में क्या होता है कि माइल्ड फ्लुएंट एफेजिया होगा, उसका जो स्पीच होगा वो माइल्डली एफेजिक होगा। फेलियर ऑफ वर्ड रिट्रीवल, तो वर्ड को रिकॉल नहीं कर पाएगा, और एंगुलर गायरस में एंगुलर गायरस में लीजन होगी, ठीक है। पेशेंट विद कॉन्जेनिटल एनोमली TOF विच विल बी सीन इन दिस पेशेंट, ठीक है। तो इसमें आपको राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी नज़र आएगी। पेशेंट विद एंकल स्प्रेन ड्यू टू एक्सेसिव इन्वर्जन वाइल प्लेइंग, लिगामेंट डैमेज इज़, अभी एक्सेसिव इन्वर्जन में कौन सा लिगामेंट डैमेज होता है, इसमें आपके साथ एंटीरियर टेलोफिबुलर जॉइंट इज़ डैमेज्ड, ठीक है, एंटीरियर टेलोफिबुलर। A patient presented with fatigue, no previous history of bleeding or family history. What is the most likely cause? ठीक है, fatigue है, bleeding history नहीं है, family history नहीं है, तो इसमें प्लेटलेट आपके साथ जो है वो है 20,000, ठीक है, 20,000 ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, फिर है 68-year man who is known case of liver cirrhosis has developed ascites. What is the mechanism of action of developing ascites? ठीक है, तो एक होता है ascites। ascites में अगर ascites की बात कही जाए तो उसमें पोर्टल हाइपरटेंशन इज़ रिस्पॉन्सिबल। अगर आपसे कॉज ऑफ एडेमा के बारे में पूछते हैं इन CLD पेशेंट,
तो उसमें फिर आपने डिक्रीज़ ऑनकोटिक प्रेशर लिखना है। अभी ये आपको कह रहे हैं कि व्हाट इज़ द मैकेनिज़्म फॉर डेवलपमेंट ऑफ एसाइटीज़। तो मैकेनिज़्म ऑफ डेवलपमेंट फॉर एसाइटीज़ मैंने क्या कहा, पोर्टल हाइपरटेंशन या बिकॉज ऑफ पोर्टल वेन ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, तो यही बात इन्होंने इधर की होगी। रिगार्डिंग फ्री फैटी एसिड इन द ब्लड, तो फ्री फैटी एसिड के बारे में क्या चीज़ ठीक है, दैट इट इज़ मेटाबॉलिकली इनर्ट, मेटाबॉलिकली इनर्ट। ठीक है, उसके बाद है पेशेंट हैविंग प्रूराइटस, जेंथोमा, रेस्ड कोलेस्ट्रोल, काइलोमाइक्रोन एंड टीजीज। टाइप ऑफ हाइपरलिपिडीमिया, जो ये प्रूराइटस होता है, काइलोमाइक्रोन, टीजीज और रेस्ड कोलेस्ट्रोल आपको मिलेंगे टाइप 1 में। ठीक है, और स्पेसिफिकली प्रूरेटिक जो है वो आपके साथ टाइप 1 के साथ होता है। प्रूरेटिक टाइप 1 है, एक्लीज जेंथोमा में टाइप 2 आता है, पाल्मर जेंथोमा में टाइप 3 आता है, और टाइप 4 डीएम, हार्ट डिजीज़ और ओबेसिटी के साथ रिलेटेड होगा। ठीक है, तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, इससे एमसीक्यूज आते हैं। एक्लीज टाइप 2, प्रूरेटिक जो है टाइप 1 है, पाल्मर जो है जेंथोमा, पाल्मर जेंथोमास क्या है टाइप 3। ठीक है, तो इसमें फिर टाइप 4 है, उसमें डीएम, हार्ट डिजीज़ और ओबेसिटी आती है। फिर उसके बाद है विच हैज़ हाईएस्ट कोलेस्ट्रोल। हाईएस्ट कोलेस्ट्रोल आपको कहाँ पे नज़र आएंगे, किस में नज़र आएंगे, वीएलडीएल में, काइलोमाइक्रोन में। ठीक है, उसके अलावा एचडीएल में, एलडीएल में और आईडीएल में। ठीक है, तो हाईएस्ट काइलोमाइक्रोन आपको नज़र आते हैं एलडीएल में। ठीक है, हाईएस्ट काइलोमाइक्रोन विल बी सीन इन एलडीएल। ठीक है, तो अभी इसका भी सीक्वेंस है, रफ़ीउल्लाह में भी दिया है, यहाँ पे भी दिया है। ठीक है, तो लाइपोप्रोटीन जिसमें हाईएस्ट ट्राइग्लिसराइड होगा वो है काइलोमाइक्रोन। ठीक है, लोवेस्ट होगा तो वो है एलडीएल। एक ही चीज़ को याद करें तो दूसरा खुद ब खुद याद हो जाएगा। ठीक है, लाइपोप्रोटीन्स विद हाईएस्ट कोलेस्ट्रॉल, हाईएस्ट कोलेस्ट्रॉल की बात आ जाए तो उसमें फिर आपने एलडीएल लिखना है, उसमें इसका ऑपोजिट हो जाता है। ठीक है, तो इसमें एक को याद करें, दूसरा उसका ऑपोजिट है। लाइपोप्रोटीन विद हाईएस्ट प्रोटीन्स, तो हाईएस्ट प्रोटीन की बात आ जाए तो उसमें एचडीएल, कोलेस्ट्रॉल में एलडीएल, प्रोटीन या फॉस्फेट की बात आ जाए, ठीक है, तो उसमें एच डी एल, ट्राइग्लाइसराइड की बात आ जाए तो उसमें काइलोमाइक्रोन। ठीक है, तो टी जी काइलो, एच डी प्रोटीन फॉस्फो और कोल्ड, ये मैंने इस तरह निमोनिक बनाया है। ठीक है, एच डी फॉर प्रोटीन एंड फॉस्फो। ठीक है, कोल्ड में सी ओ एल और डी, सी ओ कोलेस्ट्रॉल में सी ओ एल डी और टी जी काइलो। ठीक है, टी जी काइलो, टी जी तो ट्राइग्लाइसराइड, काइलोमाइक्रोन। अच्छा, आरबीसी मेम्ब्रेन कंटेन्स अ प्रोटीन विच हेल्प्स इट टू पास थ्रू द स्मॉल कैपिलरी विदाउट ब्रेकिंग। तो आरबीसी में ऐसा कौन सा प्रोटीन है जो हेल्प करता है इसको कि ये पास हो जाए स्मॉल कैपिलरीज के अंदर विदाउट ब्रेकिंग, तो दिस इज स्पेक्ट्रिन। ठीक है, स्पेक्ट्रिन। A woman came for hysterectomy. She is known asthmatic. Which analgesia should be given post-operatively? तो पोस्ट ऑपरेटिवली आप एक पेशेंट को कौन सा एनाल्जीसिया दोगे। ठीक है, और वो एस्थमेटिक भी है, दिस इज़ द मेन पॉइंट। अगर एस्थमेटिक की बात ना हो तो फिर आपने कीटोरोलैक देना है। अगर एस्थमेटिक की बात है देन यू विल गिव फॉर पैथिडीन। हाइस्टेरेक्टमी हुई है, एस्थमेटिक है, एनाल्जीसिया क्या देना है, पैथिडीन। ठीक है, अच्छा, ड्रग फॉर एब्डोमिनल पेन, बिलरी कॉलिक में हम देते हैं हायोसिन। ड्रग फॉर एक्यूट पैंक्रेटाइटिस में हम देते हैं पैथिडीन। ड्रग फॉर पोस्ट ऑपरेटिव हम देते हैं कीटोलोरैक इज़ ग्रेटर देन पैथिडीन। ड्रग फॉर पोस्ट ऑपरेटिव इन एस्थमेटिक, तो उसमें हम क्या देते हैं, पैथिडीन। ठीक है, पैथिडीन। अच्छा, एनेस्थेटिक इन एस्थमेटिक, तो एनेस्थेटिक इन एस्थमेटिक कौन सा है, दैट इज़ केटामीन। अच्छा, फिर इसके बाद है अमीनो एसिड दैट आर स्ट्रिक्टली कीटोजेनिक। ऐसा कौन सा अमीनो एसिड है जो आपके साथ स्ट्रिक्टली कीटोजेनिक है। ठीक है, तो कीटोजेनिक आपके साथ होता है लूसीन और लाइसीन, दीज बोथ आर कीटोजेनिक। जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है उसमें हमारे साथ हाल आता है, हिस्टिडीन, अर्जिनिन, लाइसीन। ठीक है, जो नेगेटिव चार्ज होता है दैट इज़ ऑन एस्पार्टेट एंड ग्लूटामेट।
ठीक है। नेगेटिव चार्ज किस पे होगा? एस्पार्टेट और ग्लूटामेट। और डीएनए में आपको क्या चीज़ मिलती है? वो आपको मिलती है हिस्टिडीन। ठीक है, तो ये आप देखो कीटोजेनिक कौन से हैं, पॉजिटिव चार्ज वाले कौन से हैं, नेगेटिव चार्ज वाले कौन से हैं। डीएनए में आपको क्या मिलेगा? हिस्टिडीन। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया, आप इसको रट्टा कर लें। सही है। अच्छा, नॉन हाइपरटेंसिव ऑन क्लोनिडीन केम विद बीपी ऑफ 200 by 104. On history it revealed that he ran out of his medicine. What should be advised? ठीक है, वो मेडिसिन से उसके मेडिसिन ख़त्म हो गए तो उसको आप कहो कि क्लोनिडीन को रिस्टार्ट करो और बीपी को चेक करो 12 to 24 आवर्स में। सीसीके कौन से सेल से प्रोड्यूस होता है? आई सेल से प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अभी सेक्रेटिन के लिए एस सेल्स है, जीआईपी के लिए के सेल्स हैं, कोलिसिस्टोकाइनिन सीसीके के लिए आई सेल्स हैं, सोमैटोस्टैटिन के लिए डी सेल्स हैं। ठीक है, उसके अलावा गैस्ट्रिन के लिए जी सेल्स हैं। ठीक है, a girl come with primary amenorrhea on ultrasound bicornuate uterus. What abnormality leads to this? ठीक है, उसको bicornuate uterus है तो इसमें क्या एबनॉर्मेलिटी हुई है? तो इसमें यही ऑप्शन है कि फेलियर ऑफ फ्यूजन ऑफ पैरामीसोनेफ्रिक डक्ट। ठीक है, तो दिस इज़ करेक्ट। इसमें मुझे थोड़ा सा शक हो रहा है कि इट माइट बी बी। ठीक है, लेकिन आप इसको फिर देख लें और कंफर्म कर लें। ठीक है, मुझे तो बी लग रहा है लेकिन इन्होंने पैरामीसोनेफ्रिक डक्ट लिखा है। ठीक है, हाउ डू एंटीजन मूव थ्रू द इंटेस्टाइनल वॉल? तो ये एम सेल्स के थ्रू मूव करते हैं। ठीक है, पेशेंट विद एसिड बेस डिसऑर्डर, सोडियम तकरीबन नॉर्मल है, पोटाशियम 4.5 है, क्लोराइड उसका 105 है एंड HCO3 इज़ 17। तो इसमें एनाइन गैप आप किस तरह कैलकुलेट करोगे? इसमें आप इस तरह कैलकुलेट करोगे कि 144 माइनस 4.5 माइनस 105। ठीक है, तो इसी तरह आप इसको कैलकुलेट करोगे। ठीक है, तो इसमें आपको आंसर जो मिलेगा वो आपको मिलेगा 22। ठीक है, अच्छा, नो ऑप्शन ऑफ 26.5। इफ वी ऐड पोटेशियम देन आंसर विल बी 26.5। तो बस इसमें आपने इसी तरह करना है 144 माइनस 105 प्लस 17, लेकिन 26.5 का ऑप्शन नहीं है तो आपने फिर 22 लिखना है। फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिटवीन पेशेंट एंड डॉक्टर, ठीक है, क्या करनी चाहिए? एक्टिव लिसनिंग टू द पेशेंट करनी चाहिए। ठीक है, मदर नोट स्वेलिंग बिलो हाईएड बोन इन द चाइल्ड फर्स्ट प्रेजेंटेड विद, तो हाईएड बोन में स्वेलिंग है व्हेन he was 3 years old, then it was increasing in size। तो ये क्या चीज़ है? दिस इज थायरोग्लॉसल सिस्ट। पार्ट ऑफ डीएनए नॉट इनकोडिंग बट कॉजिंग म्यूटेशन, तो ये कौन सा पार्ट है? दिस इज ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट्स। ये गलत लिखा है। ठीक है, एरेटा में चेंज भी हुआ है। दिस इज ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट्स। निस्टैग्मस इज़ अ फीचर ऑफ विच एरिया, तो निस्टैग्मस आपको कहाँ पे मिलेगा? ठीक है, निस्टैग्मस आपको यूजुअली मिलता है सेरेबेलम में। ठीक है, it is associated with cerebellum. Patient with fever, night sweats and weight loss on examination, lymphadenopathy, CT scan showed calcification. Type of calcification is, तो अभी ये सारा का सारा सिनेरियो जो है ये टीबी की तरफ जा रहा है। टीबी में आपको मिलता है डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं जिसमें आपको डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन नज़र आती है। ठीक है, तो आप इसको पॉज करके रीड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर मेटास्टेटिक आपको किडनी, लंग्स और गैस्ट्रिक ग्लूकोजा में मिलते हैं। अ स्टूडेंट नेम इज कॉल्ड बाय द टीचर, ही टर्न हिज हेड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, विच पार्ट इज इन्वॉल्व इन लोकलाइजेशन ऑफ द सोर्स ऑफ हेयरिंग। तो इसमें कॉलिकुलस, एक तो आप ये याद रखो जो सुपीरियर है उसका विजन के साथ काम है, यहाँ पे ऑडिटरी है तो इसमें इंफीरियर कॉलिकुलस आता है। ठीक है, 30-year-old patient is brought to the emergency department after RTA. He complains of difficulty in breathing and decreased chest movement on the affected side. Chest X-ray reveals a radiolucent shadow on the one side. Rib fracture also noted. What is the most likely cause of decreased chest movement? तो ये क्या हुआ है? रेडियोल्यूसेंट ब्लैक शेडो आपको नज़र आ रही है, सेम साइड पे है। ठीक है, चेस्ट मूवमेंट, डिक्रीज चेस्ट मूवमेंट है, तो दिस इज़ न्यूमोथोरैक्स। ठीक है, पेशेंट विद, this is pneumothorax. A patient with dyspnea, stony dull percussion.
तो स्टोनी डल परकशन इज़ अ की वर्ड फॉर प्लूरल इफ्यूजन, ऑप्शन ए। ठीक है। एरिथ्रोपोइटिन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपके साथ क्या है? एरिथ्रोपोइटिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपके साथ क्या हो सकता है? अब देखो, जैक स्टेट, IRP1 एंड IRP2, ये गलत है। एरिथ्रोपोइटिन में यही ऑप्शन ए ही आता है। ठीक है। अब ऊपर आते हैं। ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस और समथिंग लिपिड सिंथेसिस, तो वही ऑप्शन ए जो है जैक स्टेट, एरिथ्रोपोइटिन उसकी वजह से स्टिमुलेट होता है। फीमेल हैविंग यूटीआई, उसके आर ई पे आपको पस सेल्स नज़र आते हैं। ठीक है। तो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, पस सेल्स आपको जब भी नज़र आएंगे। ठीक है। ग्राम पॉजिटिव होगा, कैटलेस पॉजिटिव और कोगुलेज नेगेटिव। कोगुलेज पॉजिटिव होता तो स्टेफोरियस की तरफ जाता, कोगुलेज नेगेटिव है और आपको पस सेल्स वगैरह नज़र आ रहे तो ये सेप्रोफिटिकस की तरफ जाता है, ऑप्शन सी। अ पेशेंट ऑफ पल्मोनरी टीबी स्टार्टेड ऑन ATT डेवलप GI डिस्टर्बेंस। ठीक है। तो इथ्योनमाइड के लिए GI डिस्टर्बेंस, इथ्योनमाइड कॉज करता है नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया एंड डिस्पेप्सिया। विच ऑफ द फॉलोइंग ATT कॉज, ये देखो इन्होंने वही पूछा कि GI डिस्टर्बेंस कौन कॉज करता है, दैट इज़ इथ्योनमाइड। ठीक है। अच्छा, GI डिस्टर्बेंस इज कॉज्ड बाय इथ्योनमाइड। अच्छा, 72-year-old पेशेंट है, उसको हॉर्सनेस ऑफ वॉइस है और इनडायरेक्ट लरिंजोस्कोपी, वोकल कॉर्ड्स नॉट ओपनिंग। ठीक है। विच मसल इज डैमेज, तो वोकल कॉर्ड नहीं ओपन हो रहा, दिस इज पोस्टीरियर क्रिको एरेटिनॉइड, दिस शुड बी पोस्टीरियर क्रिको एरेटिनॉइड, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन इज मोस्टली परमिएबल टू, तो सेल मेम्ब्रेन किस चीज़ के लिए परमिएबल है? वो है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हाफ लाइफ ऑफ अ ड्रग है 10 आवर्स इफ़ इट इज़ गिवन थ्रू कंटिन्यूस डिफ्यूजन, तो 4 to 5 हाफ लाइफ में स्टेडी स्टेट अचीव होता है। इसको 4 या 5 से मल्टीप्लाई करो, या 40 आंसर होगा या 50 होगा। ठीक है। तो अभी देखें, यहाँ पे 40 दिया है तो 40 शुड बी द करेक्ट आंसर। अ यंग बॉय विद ALL एडमिटेड ऑन कीमोथेरेपी डेवलप वाइटिश पैच इन द माउथ, वाइटिश पैच उसको माउथ में आपको नज़र आ रहा है, तो इसको डायग्नोज हुआ ओरल थ्रश। इसमें आपने क्या देना है? इसमें आपने एंटी फंगल देना है, निस्टेटिन। ठीक है। विच ड्रग अंडरगोज एक्सटेंसिव चेंजेस इन द बॉडी एंड फाउंड इन एक्टिव एंड इनएक्टिव फॉर्म, तो ये एक्टिव और इनएक्टिव फॉर्म में जो होता है दैट इज़ एडाइजिपाम। ठीक है। A woman having carotid swelling diagnosed as pleomorphic adenoma, the most common benign tumor of salivary gland, arises from which germ cell layer, तो इसमें आपने एक लेयर को सेलेक्ट नहीं करना, एंडोडर्मल, एक्टोडर्मल, मेसोडर्मल, ये चीज़ें सेलेक्ट नहीं करनी, ये मिक्स्ड ऑरिजिन है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी। A patient has a history of weight gain, hypertension, abdominal stria. Her Cushing level is high, suppressible with high dose DEXA and ACTH. Low problem lie in, ठीक है, तो ACTH उसका लो है, उसको प्रॉब्लम कहाँ पे है? एड्रीनल मेडुला में है, एड्रीनल कॉर्टेक्स में है, ठीक है, पिट्यूटरी में है उसका मसला, या उसको जो है मसला है हाइपोथैलेमस में, या स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपके साथ आता है पिट्यूटरी। ठीक है। जब ACTH लो होगा, ठीक है, पिट्यूटरी, ACTH लो है, वेट गेन, हाइपरटेंशन, मेनिस्ट्राया, कोर्टिसोन लेवल इज़ हाई, सप्रेसिबल, हाई डोज डेक्सा और ACTH लो, तो उसका प्रॉब्लम है पिट्यूटरी में, बिल्कुल पिट्यूटरी हो सकता है। ठीक है। इट शुड बी पिट्यूटरी, हाँ। अच्छा, ये MCQ काफ़ी दफ़ा रिपीट हुआ है। ठीक है। तो इसको इसी तरह इकट्ठा कर लें। 16-year-old girl taking hydrocortisone not tolerating now will prescribe prednisolone। ठीक है। what dose will be given? she was taking hydrocortisone 20 mg morning, 10 mg at night। ठीक है। तो इसका आंसर आता है 7.5, क्योंकि इसमें जो है आपके साथ 1 प्रेडनिसोलोन इज़ इक्वल टू 4 mg, यही मेन चीज़ है जो आपको याद होनी चाहिए। टोटल जो है 20 है, मॉर्निंग में 20, 10 एट नाइट, टोटल 30 हो गया। 1 mg प्रेडनिसोलोन इज़ इक्वल टू 4 mg। ठीक है। तो इससे 7.5 आता है। मॉर्बिडिटली ओबीस वोमेन है, तो उसमें क्या चीज़ आपके साथ डिक्रीज़ होगी?
उसमें आपके साथ FRC डिक्रीज़ होती है, ठीक है। मदर को है RH नेगेटिव, डिलीवर्स फर्स्ट बेबी विदाउट कॉम्प्लिकेशन एंड डज नॉट रिसीव रोगैन। आफ्टर 18 months she delivers her second baby who develop hydrocephalus. What type of hypersensitivity reaction is this? तो ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया, दिस इज़ टाइप 2, ठीक है। मेथड टू डिटेक्ट डफी एंटीबॉडीज़, तो डफी एंटीबॉडीज़ के लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं? इसमें हम पॉलीइथाइलीन ग्लाइकोल यूज़ करते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर से लाइन नहीं यूज़ करते हैं। ये ऑप्शन सी भी समथिंग समथिंग इन्होंने लिखा है, तो दिस इज़ इनकरेक्ट। RBC एंड पेपिन स्टेन भी नहीं है, दिस इज़ पॉलीइथाइलीन ग्लाइकोल। सोडियम कंसनट्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन इज़ कंट्रोल्ड बाय, तो सोडियम कंसनट्रेशन और एब्जॉर्प्शन को कौन कंट्रोल करता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट MCQ है, काफ़ी दफ़ा आ जाता है, ठीक है, और काफ़ी कंफ्यूजिंग भी है। तो सोडियम कंसनट्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन जो है वो कंट्रोल करता है अल्डोस्टेरोन, ठीक है। अब इन्होंने एक्सप्लेनेशन दी है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ECF वॉल्यूम की बात हो जाए तो आपने, और फिर रेगुलेटेड की बात हो जाए तो अल्डोस्टेरोन, ऑस्मोलैरिटी की बात हो जाए ECF ऑस्मोलैरिटी, तो उसमें आपने ADH लगाना है, ठीक है। अच्छा, ये मेंटेन और रेगुलेट ECF ऑस्मोलैरिटी। अगर रेगुलेट सीरम ऑस्मोलैरिटी की बात आ जाए, ठीक है, ये फिर से ऑस्मोलैरिटी की बात है, तो उसमें आपने ADH लिखना है। टोटल बॉडी वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट की बात आ जाए तो उसमें आपने ADH लिखना है। रेगुलेट उसको ADH करता है, मेंटेन उसको अल्डोस्टेरोन करता है, टोटल बॉडी वाटर को। मैक्सिमम वाटर एंड सोडियम एब्जॉर्प्शन किसकी वजह से होता है? बाय द अफेक्ट ऑफ, तो अफेक्ट ऑफ की बात आ जाए तो उसमें आपने अल्डोस्टेरोन लिखना है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज इंक्रीज इन रेनिन लेवल, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपके साथ रेनिन लेवल को इंक्रीज़ करती है, ठीक है। तो इंक्रीज प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी, इंक्रीज सोडियम डिलीवरी टू मैकुलर डेंसा, ये गलत है। डिक्रीज स्ट्रेच ऑन कार्डियक रिसेप्टर, ये ठीक है, ठीक है। तो ये आपके साथ काफ़ी दफ़ा रिपीट हुआ है, जो आपके साथ रेनिन लेवल को इंक्रीज़ करता है, दैट इज़ डिक्रीज स्ट्रेच ऑन कार्डियक रिसेप्टर। अ यंग बॉय विद प्रोटीनूरिया, व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन, जो एक यंग बॉय है उसको प्रोटीनूरिया है, तो इसमें आपको जनरलाइज्ड एडेमा नज़र आएगी, ठीक है। पेशेंट विद ट्रॉमा टू द मैंडिबुलर एरिया ऑन एग्जामिनेशन, टंग deviated to the side of the lesion, nerve involved is, जो टंग deviated to the side of lesion होगी तो उसमें आपके साथ हाइपोग्लॉसल नर्व जो है वो टू द साइड होती है। हाइपोग्लॉसल नंबर नर्व, ठीक है, इसमें रूल ऑफ 17 है, तो 12 + 5 = 17, ठीक है। तो 12 और 5 जो है 17 की तरफ इक्वल होते हैं, तो ये आपके साथ क्या होते हैं? सेम साइड पे। और 10 + 7 ये आपके साथ ऑपोजिट साइड पे। दिस इज़ रूल ऑफ 17, इट विल हेल्प यू अलॉट। अच्छा, वाटरी डायरिया रिजॉल्व स्पॉन्टेनियसली विद इन अ वीक, तो वाटरी डायरिया है जो आपके साथ एक वीक के अंदर ख़ुद ब खुद रिजॉल्व हो गई, ठीक है। तो ये कौन सी चीज़ है? ये किस चीज़ की वजह से हुआ है? इट इज़ बिकॉज ऑफ रोटा वायरस, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ड्यूरिंग एक्सरसाइज पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स रिस्पॉन्ड टू, तो जो सेंट्रल होते हैं उनका काम होता है CO2 के साथ, जो पेरिफेरल होते हैं उनका काम होता है ऑक्सीजन के साथ, लेकिन डिक्रीज्ड ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी, यही इन्होंने इधर लिखा होगा। 30 अ पेशेंट केम विद blurring of vision and history of repeated accident, he claims not to be seeing vehicle coming from the left side of the road, ठीक है। फिर है लीजन मोस्ट लाइकली इन, तो ये आपके साथ उसको वो चीज़ नज़र आ रही है कि इसको ये चीज़ नज़र नहीं आ रही कि व्हीकल कौन से साइड से आ रहा था, तो उसके विजुअल कॉर्टेक्स में मसला है, ठीक है, विजुअल कॉर्टेक्स में मसला है। A patient with left hand involuntary flying movement of one hand that subsides with sleep, ठीक है। जो आपके साथ सबसाइड हुए हैं स्लीप के साथ, तो ये आपके साथ कौन सी चीज़ है? दिस इज़, ये आपके साथ काफ़ी दफ़ा आया भी है, ठीक है। तो इसमें आपके साथ कॉन्ट्रालैटरल सबथैलेमिक न्यूक्लियस, ये मैंने हाइड किया था, ठीक है। तो अभी जब ये ओपन किया तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो सबथैलेमिक न्यूक्लियस में आपको फ्लाइंग मूवमेंट नज़र आती है।
स्टीप कर्व ऑफ डोज एडजस्टमेंट शोज, तो डोज एडजस्टमेंट को आप उसका स्टीप कर्व जो होगा वो आपके साथ क्या चीज़ दिखाएगा, ये आपको दिखाएगा स्मॉल डोज प्रोड्यूसेस चेंज। ठीक है, स्मॉल डोज की वजह से जो चेंज हुआ है उसमें आपको स्टीप कर्व नज़र आएगा। फिर इसके बाद है फीमेल पेशेंट प्रेजेंटेड विद फीलिंग ऑफ फुलनेस इन लोअर पेल्विस एब्डोमेन डायग्नोज एज ग्लैंडुलर ओवेरियन कार्सिनोमा, ऑल ऑफ द टिश्यू माइक्रोस्कोपिकली अपीयर एबनॉर्मल इट इज़, तो माइक्रोस्कोपिकली आपको ये एबनॉर्मल नज़र आ रहे हैं, ये आपके साथ क्या चीज़ है। ठीक है, ये आपके साथ है दिस इज़ पुअरली डिफ्रेंशिएटेड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। पेशेंट हैज़ ब्रेन सिस्ट इन द राइट पैराइटल लोब, ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल इज़, तो राइट पैराइटल लोब में उसको ब्रेन सिस्ट है, तो इसके साथ जो एसोसिएटेड होता है वो है टीनिया सोलियम। मेजर रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू मेटाबॉलिक एसिडोसिस, तो रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी जो होता है वो आपके साथ क्या होता है, वो आपके साथ है इंक्रीज रेस्पायरेटरी रेट। ठीक है, और एसिडोसिस का कॉज अगर पूछे तो कॉज में फिर आपने लिखना है सीएनएस डिप्रेशन। अगर रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू मेटाबॉलिक एसिडोसिस के बारे में पूछे तो फिर आपने इंक्रीज रेस्पायरेटरी रेट लिखना है। ठीक है, लेकिन अगर आपको ये पूछे कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस कॉजेज़, तो ये आपके साथ क्या करता है, सीएनएस डिप्रेशन करेगा। ठीक है, अच्छा फिर इसके बाद आते हैं 141 पे। ठीक है, A 32-year-old woman presented with fever, dry cough, throat pain, headache, palpitation, and heat intolerance for 1 week. There were fine tremors of outstretched hand, palms were warm and sweaty, thyroid was diffusely enlarged, soft, non-tender, but no brute. Investigation revealed HB11.1, WBC 3500, polymorph 4800, lymphocytes 52%, सीरम FT3 8.7, FT4 आपके साथ 205 है, TSH आपके साथ जो है नॉर्मल है। ठीक है, तकरीबन रेडियो अपटेक वॉज रिड्यूस्ड। ठीक है, तो इसमें आपको ये याद रखना है कि उसको पहले एक अपर रेस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हुआ है, उसके बाद उसका थायराइड प्रोफाइल डिरेंज्ड है। ठीक है, और थायराइड प्रोफाइल में भी उसका जो है FT3 और FT4 आई थिंक दीज आर इंक्रीज्ड। तो ये दिस इज़ अ क्लिनिकल और अ टिपिकल केस ऑफ सब एक्यूट थायराइडाइटिस, ऑप्शन सी। फिर उसके बाद है पेशेंट प्रेजेंट विद फीवर विच इज़ नेगेटिव फॉर मलेरिया, ही हैज़ ल्यूकोपीनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, पेटिक, विच फैक्टर मेक्स हिम अ कैंडिडेट फॉर हॉस्पिटलाइजेशन, तो उसको कैंडिडेट कौन बनाता है हॉस्पिटलाइजेशन के लिए। ठीक है, फीवर है, नेगेटिव है मलेरिया के लिए, ही हैज़ ल्यूकोपीनिया, thrombocytopenia, fatigue, which factors make him candidate for hospitalization, so that is shifting dullness on the abdomen, option number B. A patient has right upper abdominal pain, fever and bradycardia and rash on the abdomen, तो rash on the abdomen जब आ जाए तो you should go for salmonella typhi. In long bone femur head fracture, what is the most common complication? Long bone femur fracture, ठीक है, इसमें मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन आपको क्या नज़र आएगी, दिस शुड बी फीमर की बात आ जाए तो ए वेस्कुलर नेक्रोसिस। ठीक है, ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्लिनिकल पॉइंट है। यंग बॉय सडनली कोलैप्स इन मैराथन, ब्रॉट टू द हॉस्पिटल एंड हैड वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, डिफिब्रिलेशन डन, रिकवर्ड, नाउ अगेन वीटैक डेवलप्ड एंड डाइड डिस्पाइट रिससिटेशन। ठीक है, तो यंग बॉय की बात आ जाए, सडनली कोलैप्स और मैराथन, तो एथलीट की बात आ जाए तो उसमें HOCM आ जाता है। अगर सेम ही सिनेरियो होता लेकिन पेशेंट वाज नॉट एथलीट और उसमें आपको कहा होता है कि पेशेंट इज़ ओबीज या 40 ईयर्स, ठीक है, तो उसमें फिर आप डायलेटिक कार्डियोमायोपैथी लिख सकते हो। ठीक है, मैन रन्स इन हिली एरिया, टेक्स लो कैलोरीडाइट बट एंड्स मैराथन इन मिडल पोजीशन, नॉट इम्प्रूविंग वाई, क्योंकि हिली एरिया पे आपके साथ ऑक्सीजन कम होता है, तो दैट इज़ वाई ही इज़ ending the race in the middle position, low availability of oxygen. A patient has low FEV1 by FVC ratio, high TLC, ठीक है, cause is, तो high TLC आपको कहाँ पे मिलती है, ये आपको
लो FeV1 बाई FVC और हाई TLC, ये आपको मिलती है एम्फाइसीमा में, ठीक है। उसमें टोटल लंग कैपेसिटी आपके साथ इंक्रीज़ होती है। COPD is now having increased dyspnea, cough with sputum, decreased breath sound and wheezing. What is the next step in management? ठीक है, अभी इसमें इंपॉर्टेंट बात है डिक्रीज ब्रेथ साउंड। सो डिक्रीज ब्रेथ साउंड का मतलब है कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन हुई है या कोई और प्रॉब्लम है, या फॉर एग्जांपल पल्मोनरी एम्बोलिज्म्स हैं, उनकी वजह से आपके साथ COPD हुई है। तो इस केस में हम करते हैं CT चेस्ट, ताकि हमें पता चल जाए कि क्या मसला है, ठीक है। पेशेंट हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ स्नेक बाइट प्रेजेंट इन इमरजेंसी वेयर ही वाज गिवन एंटी स्नेक वेनम। तो एंटी स्नेक वेनम आपके साथ कौन से टाइप की इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगी? इट विल प्रोवाइड आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। फिर उसके बाद है अ पेशेंट हैज़ प्रॉब्लम इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बट हिज टेस्टोस्टेरोन लेवल इज़ नॉर्मल, व्हाट अदर कैन बी अफेक्टेड, ठीक है। तो ये इन्होंने गलत लिखा है, डिक्रीज़ FSH नहीं है, ये इंक्रीज़ FSH होना चाहिए, ठीक है। एरेटा में भी इसको बी लिखा है, ठीक है। तो दिस द करेक्ट आंसर हेयर इज़ इंक्रीज FSH। पेशेंट हैज़ a history of muscle weakness, hypotension and hyponatremia, ठीक है। फिर उसके बाद हाइपरकेलीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया, ही हैज़ डार्क पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन, ये किसकी वजह से है? बोथ कोर्टिसोल एंड अल्डोस्टेरोन आर डिक्रीज्ड, बोथ कोर्टिसोल एंड अल्डोस्टेरोन आर डिक्रीज्ड, ठीक है। तो कोर्टिसोल डिफिशिएंसी में आपके साथ हाइपोग्लाइसीमिया होती है, अल्डोस्टेरोन डिफिशिएंसी में आपके साथ एडिसन डिजीज़ होता है, वो भी आपके साथ हाइपोनेट्रीमिया, हाइपरकेलीमिया कॉज करेगा, ठीक है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपने ये याद रखना है, ठीक है, कि हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोकेलीमिया एडिसन के साथ एसोसिएटेड होते हैं। कोर्टिसोल में आपको हाइपोग्लाइसीमिया मिलता है, ठीक है, जो कोर्टिसोल की डिफिशिएंसी होती है उसमें। एंटी डायबिटिक ड्रग यूज्ड इन कार्डिक कंडीशन दैट हेल्प इन प्रिवेंटिंग मोर्टेलिटी, तो ऐसा कौन सा एंटी डायबिटिक है जो प्रिवेंटिंग मोर्टेलिटी में हेल्प देता है? दैट इज़ एम्पाग्लिफ्लोजिन, एम्पाग्लिफ्लोजिन, ठीक है। A middle-aged patient had vision issue some weeks ago, which resolved now having issue of limbs of weakness, and there is a history of peripheral tingling. MRI shows multiple demyelinating lesions. Diagnosed will be, ठीक है, मल्टीपल डीमाइलिनेटिंग लीजन्स आपको नज़र आ रहे हैं, तो दिस इज़ अ केस ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ऑप्शन सी, ठीक है, बिल्कुल यही है। इन हीमोक्रोमेटोसिस विच जीन इज़ म्यूटेटेड, तो हीमोक्रोमेटोसिस में C282Y जीन आपके साथ म्यूटेटेड होती है, ये गलत है, सही आंसर इसका है ऑप्शन सी। Female was diagnosed with pulmonary TB. She was taking OCP for 2 years. She suddenly vomited and her beta HCG became positive. कौन सा ड्रग है जो आपके साथ OCP फेलियर में इस्तेमाल होता है? दैट इज़ रिफाम्पसिन। रिफाम्पसिन कॉजेज OCP फेलियर, ठीक है। रिफाम्पसिन आपके साथ क्या करेगा? इट विल कॉज OCP फेलियर। सो दिस वाज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ SK20 मेडिसिन का फर्स्ट पेपर था। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो और इससे थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिली हो, तो काइंडली आप कमेंट्स में मुझे बताएं कि मैं आपके लिए सारे के सारे लेक्चर्स अपलोड करूं और बनाऊं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ फॉलो, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।